हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय और उनकी जो संस्था थी ब्रह्म समाज, उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्म समाज को। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के संक्षिप्त जीवन परिचय की। बात करें अगर इनके जन्म की, तो इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल हुगली राधानगर में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को मस्तिष्क ज्वर के कारण ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। इनकी जो कब्र है और जो मूर्ति है वो वहीं पर यानी कि ब्रिस्टल में ही बनी हुई है, यानी कि इनकी कब्र ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में है, भारत में नहीं है। बात करें इनकी शिक्षा की, तो इनकी शिक्षा पटना और वाराणसी में हुई। भाषा ज्ञान की बात करें तो इनको अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी तथा हिब्रू समेत कुल 12 भाषाएं आती थी, यानी कि 12 भाषाओं को ये जानते थे। 1803 में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी के ये दीवान रहे। 1803 से लेकर 1814 तक इन्होंने दीवान के पद पर कार्य किया था। अब बात करते हैं इनके उपनाम और उपाधियों की जो इन्हें मिली हैं। तो सबसे पहली जो उपाधि है वो है आधुनिक भारत के जनक या पिता, यानी कि इनको आधुनिक भारत का जनक या फिर पिता कहा जाता है। अगला है सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। पत्रकारिता के अग्रदूत, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सभी इनके उपनाम या फिर उपाधियां हैं और इन सब पर प्रश्न बनते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, नवदिन या फिर नव प्रभात का तारा और युगदूत। युगदूत भी इनकी उपाधि या उपनाम है जो कि इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब बात करते हैं इनकी राजा की उपाधि की। जो इनके नाम के आगे राजा लगता है तो वो उपाधि इनको दी थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। और कब दी थी? तो 1830 में जो अकबर द्वितीय था उसने अपनी पेंशन की बात करने के लिए इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड भेजा था। उस टाइम पे इंग्लैंड के जो शासक थे वो विलियम चतुर्थ थे, तो उनके दरबार में इन्होंने अपनी पेंशन के लिए बात करने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर इन्हें भेजा था। तो जाने से पहले इनको राजा की उपाधि दी थी, तब से इनके नाम के आगे राजा लगता है। आगे बात करते हैं इनकी विचारधारा की। विचारधारा की बात करें तो हम देखते हैं कि ये किस किस चीज के समर्थक थे। तो पहले ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे, यानी कि ईश्वर एक है इस बात में विश्वास करते थे। इसके अलावा आत्मा की अमरता, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, स्त्री उत्तराधिकार, अंतरजातीय विवाह, सर्वधर्म संभाव और आधुनिक शिक्षा, ये सभी चीजों के क्या थे? ये समर्थक थे। आगे बात करते हैं कि ये विरोध में किस किस चीज के थे, यानी कि किस चीज का ये विरोध करते थे। तो सामाजिक कुरीतियां जो थी उस टाइम पे, जैसे कि सती प्रथा हो गई, बहु विवाह हो गई, कन्या भ्रूण हत्या हो गई, छुआछूत हो गई, जाति प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गए, धार्मिक बुराइयां हो गई, जो भी थी, जैसे मूर्ति पूजा है या फिर पुरोहितवाद है, उन सभी के ये विरोधी थे। आगे बात करते हैं इनके द्वारा प्रकाशित कुछ पत्र पत्रिकाएं और लिखी हुई कुछ पुस्तकों की। तो 1809 में तुहफत उल मुहावदीन, यानी कि जिसको एकेश्वरवादियों को उपहार या फिर गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी कहते हैं, यानी कि ये तीनों ही नाम से प्रश्न इस पर बन जाते हैं और तीनों एक ही पुस्तक है। और इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है कि मूर्ति पूजा करना सही नहीं है। और ये कब आई थी? 1809 में आई थी। 1809 के बाद 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस निकाली, जो कि है द गाइड टू पीस एंड हेवन, यानी कि ईशा के नीति वचन, शांति एवं स्वर्ग का मार्ग, ये इसका दूसरा नाम है। और इसमें इन्होंने क्या किया? जो न्यू टेस्टामेंट है उसके नैतिक तत्वों की प्रशंसा भी की। ईसाई जो आडंबर है उनका इन्होंने विरोध किया। और ये जो पुस्तक थी इनकी वो जॉन डिग्बी की सहायता से लंदन में 1823 में प्रकाशित हुई थी। जॉन डिग्बी वही जिनके ये दीवान थे। 1820 में और इन्होंने एक ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली थी जो कि अंग्रेजी भाषा में आती थी। ये जो इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी फैक्ट लिए हैं वो बहुत ही शॉर्ट में और सब इम्पोर्टेंट लिए हैं। 1821 की बात करें तो 1821 में संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में निकाला था, वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि एक सप्ताह में निकलती थी। और ये काफी इम्पोर्टेंट है कि जो संवाद कौमुदी थी वो कौन सी भाषा में थी और क्या ये मतलब साप्ताहिक पत्रिका थी या मासिक पत्रिका थी।
इसमें जो ये संवाद कौमुदी है, इसमें ये क्या करते थे, तो इसमें ये सामाजिक बुराइयों के विषय में लिखते थे। इसके अलावा सती प्रथा के विरोध में भी इसमें ये लेख लिखा करते थे। अब सती प्रथा के प्रति इनमें जागरूकता कैसे आई, तो इनका जो भाई था जगमोहन, उनकी पत्नी अलका मंजरी के सती होने पर सती प्रथा के प्रति इनमें जागरूकता आई थी और उसके बाद इसको समाप्त करने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ से मिलकर यानी कि उनके सहयोग से सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने कानून बनवाया और जो उस टाइम पे बंगाल में लागू हुआ। उसके बाद 1830 में ये मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। यानी कि ये पूरे भारत में लागू नहीं था, बल्कि जहां जहां पर अंग्रेजों का शासन था सिर्फ ये वहीं पर लागू था। आगे बात करें तो 1821 में प्रज्ञा का चांद बंगाली भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया। उसके बाद 1822 में मिरातुल अखबार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिरातुल अखबार, इसे बुद्धि का दर्पण भी कहते हैं और ये फारसी भाषा का प्रथम अखबार था। अन्य लेखन कार्यों की बात करें तो बंगला व्याकरण का संकलन भी इन्होंने किया, उपनिषदों का बंगला में अनुवाद भी किया। इसके अलावा एक पत्र वेद मंदिर भी प्रकाशित किया और उत्तराधिकार के नियम नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। अब बात करते हैं इनकी लेखन शैली की। जिस लेखन शैली में ये लिखते थे तो इनकी लेखन शैली बहुत ही अच्छी थी। इस शैली के साथ अगर एक हिंदू नाम ना जुड़ा होता तो हम यह समझते कि यह बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है। ये बेंथम ने उनके लिए कहा था, यानी कि इनके लेख को पढ़ने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर इसके पीछे किसी हिंदू का नाम ना हो और कोई अचानक से इसे पढ़ने लगे तो वो ये सोचेगा कि पता नहीं कितने टैलेंटेड अंग्रेज व्यक्ति ने इसको लिखा, यानी कि इतनी अच्छी शैली इनकी लिखने में थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की इनके बारे में बात करें तो 1821 में जब नेपल्स की क्रांति असफल हो गई तो उससे ये काफी दुखी हुए थे। फिर 1823 ईस्वी में स्पेनिश जो क्रांति थी वो जब सफल हो गई तो उस पर इन्होंने अपने घर में भोज दिया था खुश होकर। 1823 ईस्वी में गवर्नर एडम्स के प्रेस अध्यादेश के विरोध में द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय में इन्होंने अपील की थी और जब वहां से अपील खारिज हो गई तो बाद में ये प्रीवी काउंसिल में भी अपील करने गए थे। यानी कि 1823 में जो गवर्नर एडम्स था उसने प्रेस पर अध्यादेश लाया था, यानी कि प्रेस पर काफी सारे नियम कानून लगा दिए गए थे जिससे जो यहाँ के लोग थे वो ज्यादा कुछ उनके बारे में या कुछ भी छाप नहीं सकते थे। तो उसके लिए ये उच्चतम न्यायालय गए और उच्चतम न्यायालय से भी खारिज होने के बाद जो प्रीवी काउंसिल यानी कि इंग्लैंड में जो प्रीवी काउंसिल लगती थी वहां पर भी गए थे। आगे हिंदू एवं मुसलमान में भेद करने वाले जूरी एक्ट 1827 का भी इन्होंने विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि जूरी एक्ट क्या था, तो हिंदू मुसलमानों में भेद करने के लिए एक जूरी एक्ट बनाया गया था जो कि 1827 में बनाया गया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा वे पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे, यानी कि उससे पहले समुद्र पार करके इंग्लैंड कोई नहीं गया था और समुद्र पार करने को क्या मानते थे, अशुभ मानते थे। आप जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें एक कारण यह भी था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो सैनिकों को समुद्र पार करके लड़ने के लिए भेजती थी और क्योंकि समुद्र पार करना हमारे धार्मिक ग्रंथों में उचित नहीं माना जाता था तो ये पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके विदेश गए थे। इसके अलावा नेपाल जाकर बौद्ध दर्शन का ज्ञान भी इन्होंने प्राप्त किया था। जाति प्रथा ने हमारे समाज को उच्च और निम्न जैसे अप्राकृतिक पुत्रों में बांट दिया है, तो ये राजा राममोहन का ही कथन है, यानी कि अप्राकृतिक पुत्रों में जो जाति प्रथा है उसने बांट दिया है हमारे देश का जो समाज है उसको। आगे बात करते हैं संस्थाओं की कि इन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की और सबसे इंपॉर्टेंट तो वही जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं इन्होंने स्थापित की। 1814 और 15 की बात करें तो इन्होंने उसमें आत्मीय सभा की स्थापना की। दार्शनिक विचारों के व्यक्तियों की एक सभा थी जिसमें धार्मिक सामाजिक चिंतन किया जाता था और आत्मा की अमरता का प्रचार प्रसार भी इसके माध्यम से इन्होंने किया था। उसके बाद बात करें 1816 में तो 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना थी वो इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से की थी। कोलकाता में अंग्रेजी शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और डेविड हेयर कौन थे, तो डेविड हेयर एक डच व्यक्ति थे जो कि घड़ी शास्त्र यानी कि घड़ी बनाने वाले थे। 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, यानी कि यही जो कॉलेज था हिंदू कॉलेज 1855 में इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज बनाया गया और 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय इसे बना दिया गया। 1821 की बात करें तो कोलकाता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की जो कि एकेश्वरवाद की समर्थक थी। 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज यानी कि हिंदू एवं अंग्रेजी शिक्षा के लिए हिंदू एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। आगे बात करें तो 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसको आज हम
पढ़ने वाले हैं। तो इसकी स्थापना की इन्होंने 20 अगस्त 1828 को। प्रारंभिक नाम इसका ब्रह्म सभा था, बाद में ब्रह्म समाज पड़ गया। ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव के सुझाव पर एक पृथक पूजा स्थल के रूप में इसको स्थापित किया गया था, जो कि अद्वैतवादी हिंदुओं की एक संस्था थी। 1830 में ब्रह्म समाज का इन्होंने प्रन्यासकरण पत्र यानी कि ट्रस्ट डीड लिखा, यानी कि ट्रस्ट में दे दिया। मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व था, यानी कि राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व था वो महर्षि द्वारकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्या वागीश के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं जो ब्रह्म समाज था उसके विस्तार को। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद पहले नेतृत्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले नेतृत्व दिया गया था पंडित रामचंद्र विद्या वागीश को, इनके इंग्लैंड जाने पर। अभी हमने पीछे देखा कि अकबर द्वितीय के द्वारा भेजने पर, यानी कि उनका प्रतिनिधि बनकर ये इंग्लैंड गए थे। तो जिस टाइम पे ये इंग्लैंड गए थे उस टाइम पे जो नेतृत्व था वो पंडित रामचंद्र विद्या वागीश को देकर गए थे। यहाँ से भी मतलब प्रश्न आपके बन सकते हैं कि जब ये इंग्लैंड गए थे तो ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था। तो उस समय पंडित रामचंद्र विद्या वागीश इसका नेतृत्व कर रहे थे। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो महर्षि द्वारकानाथ टैगोर इसका नेतृत्व करते हैं। और जब महर्षि द्वारकानाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है तो द्वारकानाथ टैगोर के बाद उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका जो नेतृत्व था वो संभाला। अब बात करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर के समय ब्रह्म समाज की क्या स्थिति रही थी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के समय की बात करें तो ब्रह्म समाज से पूर्व भी वो 1849 में तत्वबोधि सभा की स्थापना कर चुके थे। और पहले इसका जो नाम था वो तत्वरंजनी सभा था, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर जब उन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला तो उससे पहले ही वो तत्वबोधि सभा की स्थापना कर चुके थे, जिसको पहले तत्वरंजनी सभा के नाम से जाना जाता था। बंगाली भाषा में तत्वबोधि पत्रिका का प्रकाशन ये करते थे और यह ब्रह्म समाज की एक प्रमुख पत्रिका बाद में बन गई थी। जब ये ब्रह्म समाज से आके जुड़ गए तो ये जो पत्रिका थी वो ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका बन गई थी। और इसके अलावा जो तत्वबोधि पत्रिका थी उसके अन्य संपादकों की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, राजनारायण बसु और राजेंद्र लाल मिश्र, ये चारों भी इसके संपादन से जुड़े थे। 1840 में इन्होंने तत्वबोधि स्कूल का निर्माण भी किया। इनके समय में ब्रह्म समाज में ब्रह्मोपासना प्रारंभ हुई। ईसाई मिशनरियों के विरोध में इन्होंने ब्रह्मोधर्म धार्मिक पत्रिका भी एक निकाली थी, यानी कि ब्रह्मोधर्म नाम की एक धार्मिक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी जो कि ईसाई मिशनरियों के विरोध में थी। ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ को भारतीय संस्कृति के विरोधी कार्यों के लिए इन्होंने जवाब भी दिया था, यानी कि इस पत्रिका में इन्होंने उसको जवाब दिया था। 1857 ईस्वी को केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त करके ये स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे, यानी कि अब ये क्या इन्होंने जो नेतृत्व था ब्रह्म समाज का वो केशव चंद्र सेन को दे दिया और अपने आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे। अब बात करते हैं केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की। तो 1857 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व संभाला। बंगाल के बाहर भी, यानी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई तथा मद्रास में भी इन्होंने शाखाएं खोली। 1860 ईस्वी में संगत सभा की स्थापना की, जो कि धार्मिक और सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए एक संस्था बनाई गई थी। आगे बात करें तो इन्होंने एक शुभ समाचार पत्र भी निकाला था। ये बात कर रहे हैं केशव चंद्र सेन की, जब नेतृत्व उनके हाथ में आ गया। 1861 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का एक अखबार जो कि इंडियन मिरर था उसका भी संपादन किया और यह अंग्रेजी का प्रथम दैनिक पत्र था। केशव चंद्र सेन भारत के प्रथम मिशनरी भी कहलाए। भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया मैक्स मूलर द्वारा उनकी मृत्यु पर। 1884 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो मैक्स मूलर ने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है, ये केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर कहा था। इसके अलावा जॉन दी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल का जो जीवन था ये उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ब्रह्म समाज में इन्होंने ईसाई, मुस्लिम तथा पारसी धर्म की जो पुस्तकें थी उनका पाठ शुरू कराया, यानी कि सर्वधर्म संभाव की नीति पर चले। देवेंद्र नाथ टैगोर से टकराव होने के कारण 1865 ईस्वी में उनको आचार्य के पद से पदच्युत कर दिया गया। अब ये जो सारे कार्य कर रहे थे कि जो ईसाई लोग हैं उनके जीवन से प्रभावित होकर और ईसाई, मुस्लिम, पारसी धर्म की जो पुस्तकों का पाठ ही उसमें करवा रहे थे, यानी कि जो ब्रह्म समाज था उसमें और धर्मों की चीजों को भी शामिल कर रहे थे। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे उनको ये चीजें पसंद नहीं आई और इसी वजह से दोनों में टकराव हुआ और 1865 ईस्वी में उन्हें उनके पद से पदच्युत कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया आर्य समाज से, ब्रह्म समाज से। अब जब इनको निकाल दिया गया तो 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विघटन हो गया। एक बना आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बना भारतवर्ष ब्रह्म समाज। जो आदि ब्रह्म समाज था वो पुराना ही ब्रह्म समाज था, जो केशव चंद्र सेन से अलग दिखाने के लिए इसके साथ आदि लगाया गया था। मतलब ये ब्रह्म समाज था। जब इसमें से केशव चंद्र सेन को निकाल दिया गया और केशव चंद्र सेन ने एक नया ब्रह्म समाज स्थापित किया जिसका नाम था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। तो इससे अलग दिखाने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज के आगे आदि शब्द जोड़ दिया। आदि मतलब प्राचीन की, जो प्राचीन ब्रह्म समाज है वो ये है।
इसका जो नेतृत्व था वो देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे और जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया, यानी केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित था और नेतृत्व भी उसका यही कर रहे थे। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रभाव से दो और संस्थाएं भी निर्मित हुई, यानी कि इनका प्रभाव इतना ज्यादा लोगों पर पड़ रहा था कि इनकी वजह से दो संस्थाएं निर्मित हुई। एक थी वेद समाज जो कि मद्रास में थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा, दूसरी थी प्रार्थना समाज जो कि मुंबई में स्थापित हुई और ये की थी श्रीधरालू नायडू के द्वारा। इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। 1870 की बात करें तो 6 माह के प्रवास पर ये इंग्लैंड गए, यानी कि 6 माह के लिए इंग्लैंड चले गए। 1870 ईस्वी में ही इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की जो कि स्त्री शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा के लिए की गई थी। 1872 ईस्वी में उनके प्रयासों से भारत में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ। ब्रह्म विवाह एक्ट मतलब विवाह की उम्र निश्चित कर दी गई। ये किसके प्रयासों से हुआ? केशव चंद्र सेन के। इसका जो अन्य नाम था, यानी कि इस एक्ट का जो ब्रह्म विवाह जो एक्ट था इसका जो अन्य नाम था वो था नेटिव मैरिज एक्ट या फिर सिविल मैरिज एक्ट। इसके माध्यम से विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित की गई। लड़की की जो आयु थी वो 14 वर्ष और लड़के की जो आयु थी वो 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसके माध्यम से बहुविवाह और बाल विवाह दोनों पर ही रोक लगा दी गई, यानी कि अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने ये जो एक्ट पारित करवाया इसकी वजह से लड़की और लड़के की जो न्यूनतम आयु थी विवाह करने की उसको निर्धारित कर दिया गया। साथ ही साथ बहुविवाह और जो बाल विवाह हो रहे थे समाज में उन पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन इस एक्ट का उल्लंघन कर स्वयं केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार पश्चिम बंगाल के राजा से कर दिया। मतलब क्या हुआ, खुद ही ने ये एक्ट बनवाया और एक्ट बनवाने के बाद खुद ही इसका उल्लंघन करके इनकी जो बेटी थी जबकि उम्र 14 वर्ष थी और 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह था वो कूच बिहार के राजा से कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, जो इनके समर्थक थे वो नाराज हो गए और जो ब्रह्म समाज था उसमें एक और फूट पड़ी, यानी कि ब्रह्म समाज अब यहाँ पर एक और बार डिवाइड हो गया। तो भारतीय ब्रह्म समाज में फूट 1878 ईस्वी। भारतीय ब्रह्म समाज बना एक जो कि केशव चंद्र जिसका नेतृत्व कर रहे थे और दूसरा बना साधारण ब्रह्म समाज जिसको आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो अब बात करेंगे हम साधारण ब्रह्म समाज की। साधारण ब्रह्म समाज के अन्य सदस्यों की बात करें तो इसके जो अन्य सदस्य थे वो बिपिन चंद्र पाल थे, द्वारिकानाथ गांगुली थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और दो जिन्होंने स्थापना की वो तो थे ही। साधारण ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं कि केशव चंद्र सेन से अलग होने के बाद इन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो जो कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन कराया, जैसे तत्व कौमुदी, एक पीछे थी संवाद कौमुदी जो कि किसकी थी, राजा राममोहन राय की, और ये जो तत्व कौमुदी है ये साधारण ब्रह्म समाज की है जो कि बांग्ला भाषा में थी। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन नाम का एक पत्र भी निकाला। इसके अलावा ब्रह्मा जनमत, इसके अलावा इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवेश आदि की जो पत्रिकाएं थी पत्र पत्रिकाएं उनका प्रकाशन किया। इसके अलावा सिटी कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी, यानी कि जो साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य थे उन्होंने सिटी कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी थी ब्रह्म समाज के बारे में, उसका कब कब विघटन हुआ, कैसे विघटन हुआ और किस किसने उसका नेतृत्व किया, उस सबको आज के इस वीडियो में हमने देखा। इससे अगले वीडियो में हम जो केशव चंद्र सेन के प्रभाव से जो दो संस्थाएं निर्मित हुई थी, प्रार्थना समाज और वेद समाज, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।